हे दोस्तों। तो मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। यहाँ आज हम एक नया सेशन यूपीटीटी 2020 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके कवर करेंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली ये यूपीटीटी के लिए ही हमारा ये सेशन होगा, लेकिन इसके साथ ही आप जो भी वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चंस और इनका स्टैंडर्ड काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। तो आपका ज़्यादा समय लिए बिना आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। सबसे पहले तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगर बनाएंगे वो तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए और बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो इसका आंसर जो है वो नंबर ए, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है कि ये जो हुआ था, जो आपका पृथ्वी सम्मेलन आपने पढ़ा होगा, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था, उसमें 1992 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, यही सतत विकास को लेकर कि मतलब हम किस तरह से एनवायरनमेंट के प्रति उसके उसका दोहन किए बिना मतलब कैसे कम से कम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। ये नाभिकीय ऊर्जा जिसकी बात हो रही है, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी जो आजकल बहुत इस समय जो बर्निंग इशू बना हुआ है, जो समय समय पे काफ़ी सारे देश जो हैं बस वो ये धमकी देते रहते हैं। तो उसका जो उपयोग करने से इनमें से कौन सा प्रदूषण होने की संभावना रहती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है हालांकि, तो इसका आपको पता होगा कि ऊष्मीय प्रदूषण। क्योंकि जो रेडिएशन होता है ना, वो रेडिएशन कितना खतरनाक हो सकता है ये आप सबको पता होगा। तो उसकी वजह से ये ऊष्मीय प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा वो है, देखिए ये ना मोस्ट 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 पॉपुलर क्वेश्चन, जो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में दिख ही जाता है, और ये मुझे लग रहा है आप सबको ही पता होगा। फिर भी यहाँ जितना प्रैक्टिस करें हम उतना ही अच्छा है। तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का क्या नाम था। तो ऐसा था ये कि जो उस समय त्रासदी हुई थी उसमें जो रिसाव हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट का, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कभी ये मत सोचिएगा कि ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पढ़ने का क्या फ़ायदा। देखिए फ़ायदा ये होता है कि बार बार जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत होगा। और कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम के समय पे जब हम प्रेशर लेके पढ़ रहे होते हैं या एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस समय पे हम पे यही चीज़ें काम आती हैं जो हमने बार बार पढ़ी हुई होती हैं। कभी कभी लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए क्वेश्चंस गलत कर देते हैं ना। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और ये जो कराया जा रहा है इस पर आप पूरा सेशन देखिएगा। इसके साथ ही अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आपको इसके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके अलावा अगर ये क्वेश्चन और क्विज़ आपको अलग से भी पढ़ने हैं तो सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से ही एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए, उस पर जाइए, डेली क्विज़ दीजिए, अपना प्रैक्टिस करिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी आपको चाहिए हो, कोई भी आपकी डिमांड हो, तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस पर ध्यान देंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उन डिमांड्स को हम फुलफ़िल करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन हो गया, इसको कट कर देते हैं, सेम क्वेश्चन हो गया, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है। पहले मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो क्या है कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तो जैव विविधता पाई जाती है, इंक्लूडिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पादप हैं या जंतु हैं। क्योंकि ये वो भूमध्य रेखा के वो वाले रीजन्स हैं जहाँ पे पूरा साल ना बड़े अमाउंट में आपको सनलाइट मिलती है और वहाँ पे उतनी ही बारिश भी होती है। तो क्या होता है कि वो पूरा जो एटमॉस्फेयर है, वो जो पूरी कंडीशंस हैं वो ऐसी बन जाती हैं कि वहाँ बहुत सारे ग्रो करते हैं प्लांट्स, और बहुत सारे मतलब जैव विविधता काफ़ी देखने को मिलती है। तो उनको ये कहा जाता है कि वो वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता का अधिकतम भंडार है वो एरिया। अच्छा, दूसरी चीज़,
क्वेश्चन नंबर 6 में पहले हम देखते हैं, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? ओजोन लेयर को लेकर के इतने क्वेश्चंस इतने बनते हैं अलग अलग तरह के, तो इसका सबसे ज़्यादा जो इसमें मोस्ट नियरेस्ट जो ऑप्शन होगा हमें वो सिलेक्ट करना है। हालांकि इसमें कई आंसर आ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट नियरेस्ट होगा वो होगा हमारा CFC। जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। 7 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है, हमें उस पर मार्क कर लेना होगा। तो हमारा इसका सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है। उसके बाद आगे है 8वां क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो इसके लिए इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसका जो आंसर है वो है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी अलग अलग प्रजातियों के जानवर और पौधे वहाँ पे पाए जाते हैं, वो ही हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है। इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेनली पाई जाती है, आपको पता होगा, जैसे वो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट, और जो इस तरह की जगह है वहाँ पे हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पे स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पता भी होगा आपको कि हमेशा क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में हमेशा ऊर्जा घटेगी। ठीक है, बढ़ेगी नहीं, घटेगी। और एक इससे रिलेटेड एक थ्योरी है जो लिंडमैन एक वो थे, उन्होंने दिया था, शायद उसका नाम था 10% ह्रास का नियम, आपको पता होगा। तो उसमें क्या था, उन्होंने ये बताया था कि एक स्तर पे 90% जैसे सनलाइट मिली पौधों को, तो उसका 90% वो पौधे अपने यूज़ के लिए उसको मतलब उपभोग कर लेंगे उसका। उसके बाद वो अगले जो उस पौधों को खाने वाले जो जानवर हैं उनमें जो जाएगी वो मात्र 10% ही ऊर्जा जाएगी। इसका मतलब कि वो ऊर्जा घटेगी, और इस तरह से हर उस पे स्तर पे जाते 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 आपका 90% घटती जाएगी। तो ये थ्योरी दी थी लिंडमैन ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है कि मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, ये इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो रामसर वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, तो रामसर ईरान में एक जगह है, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था। इन जलीय स्थान जो वेटलैंड्स हैं, जो वेटलैंड्स आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, वेटलैंड्स को बचाने के लिए वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। तो उसमें जो वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरे में आ चुकी हैं, उनकी एक लिस्ट है जिसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। हमारे इंडिया में अभी टोटल कितने रामसर वेटलैंड्स हैं, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये मुझे लगता है कि आप सबको अच्छे से पता होगा, तो इसका सही आंसर है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये जो लेडी थी, इनका मैं बता दूं कि ये ना 17 शायद 16वीं 17वीं शताब्दी के समय, जब वो राजा राजस्थान के जो थे, उन्होंने एक ट्रीज़ वहाँ पे थे, खेजरी ट्रीज़, जो उन ये बिश्नोई उसके लिए बहुत मतलब रिलीजियस तौर पे ये बहुत उनके लिए महत्व रखते थे। तो ये वहाँ के राजा जो थे वो इसको कटवाने की और उसकी प्लान कर रहे थे, तो जिसको लेकर इन्होंने अपनी बेटियों के साथ और लगभग 300 और बिश्नोई लोगों के साथ इन्होंने अपनी जान दी थी। तो इसलिए ये काफ़ी, कभी कभी हो सकता है पूछ दे कि कौन से पौधे के लिए बेसिकली ये लड़ाई हुई थी, तो वो था खेजरी ट्रीज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दाची गाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में है, और ये किसके लिए फेमस है? ये कश्मीरी स्टैग, ये हंगुल के लिए बहुत फेमस है। हमेशा क्वेश्चन यही नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, अब क्योंकि लेवल टफ हो रहा है तो आपसे ये भी पूछेगा कि वो राष्ट्रीय उद्यान किस किस कौन सी नदी वहाँ से बह रही है, या किस किस एरिया को कवर कर रहा है, कौन कौन से प्रजातियों का वो वहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है। तो ये भी
हमेशा एडिशनल पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ते हुए चलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस में नापी जाती है? ये इजी क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, तो इसका आंसर है बी, डॉप्सन इकाई। ठीक है, तो आगे 14वां क्वेश्चन है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? ये इतने सारे प्रोटोकॉल्स होते रहते हैं ना अलग अलग उसके मोटिव्स को ले करके, तो ये हमें ज़रूरी है कि इन सारे प्रोटोकॉल्स की हम एक लिस्ट बना लें और उसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल कब लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च हुआ और बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर हम करते चलेंगे तो ये हमारे आगे के और अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए हमारी तैयारी होती जाएगी। तो ये इसका आंसर है संशोधित जीवित जीव, एलएमओ के संरक्षण के लिए बेसिकली है ये, कि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन और जो ये सब हो रहा है उसको कैसे मतलब सीमित किया जाए और सही तरीके से किया जाए, ये उसके लिए है। ठीक है, इसके बारे में आप और गूगल करके पढ़िएगा और बताइएगा कुछ एडिशनल। क्वेश्चन 15 है, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है? यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर यहाँ प्रति व्यक्ति नहीं लिखा होता, सर्वाधिक उत्सर्जक पूछा होता ऑल ओवर, तो यहाँ पे आंसर होता सी, चाइना। लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति पूछा है तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, अब आंसर है ए, कतर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर बाद में ये होता है कि अरे ये तो हमें आता था और आता हुआ हम गलत कराए क्योंकि हमने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं। ये मेरे साथ भी बहुत होता है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट हैं, अच्छे से पढ़िए। फोटोकेमिकल धुंध में हमेशा ओजोन होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ओजोन होता है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए अधिक से अधिक आकर्षक है, मतलब ये हीमोग्लोबिन को अट्रैक्ट करता है और उसका वो बॉन्ड बना करके हीमोग्लोबिन की मात्रा कम करता है हमारे उसमें रक्त में से, इसीलिए सांस लेने में हमको प्रॉब्लम होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी है, लेड ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लेड होता है वो जो हमारे ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है उसमें से ये बहुत ज़्यादा निकलता है और काफ़ी ख़तरनाक होता है, उसको मतलब आप डिकम्पोज भी नहीं करा सकते ईजिली। तो इनमें आंसर हो जाएगा, उस हिसाब से इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारे ही कथन यहाँ पे सही हैं। 17वां क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो इसका भी आंसर आपको पता होगा, जो अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। ठीक है, 18th है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? देखिए वही क्वेश्चन घुमा के इन्होंने पूछा, अब आपको ये बताना है कि ये जो साइबेरियन सारस है वो इनमें से किस नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है। तो इसका आंसर जिन्होंने पढ़ा है नेशनल पार्क उनको पता होगा कि इसका आंसर है केवला देव नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है, राजस्थान के भरतपुर में है ये नेशनल पार्क, और ये सबसे बड़ी वहाँ की बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी जो बर्ड स्पीशीज़ है वो यहाँ पे आती हैं, क्योंकि राजस्थान हमारा उनके लिए मतलब जब वो उस तरफ से माइग्रेशन करती हैं वेस्ट की तरफ से, तो वो सबसे यहीं पे आकर के इनका बसेरा होता है, तो ये माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए भी जाना जाता है केवलादेव नेशनल पार्क। अब 19 क्वेश्चन है, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है ये आपको इसके ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है WWF, ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसके द्वारा हर साल अर्थ आवर मनाया जाता है। क्या होता है कि ये एक पहल है कि आपके अंदर वो मतलब आपसे वो करवाएं 1 घंटे के लिए सारे लाइट्स आपके और सारी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करके आप मतलब पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जताते हैं। तो ये इनकी पहल है WWF की। इसके बारे में और आप चाहें तो डिटेल ले सकते हैं गूगल पे जाके। मेरे हिसाब से इस तरह की चीज़ों पे आपको थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल वो है कि हर बच्चा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज है और बहुत डीप स्टडी कर रहा है वो। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि वन लाइनर पढ़ करके बस आपको आपकी तैयारी पूरी लगने लगे, नहीं। जब भी आप वन लाइनर पढ़ें तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा ये टॉपिक है जो आ सकते हैं। उन टॉपिक को आप अपने कहीं नोट डाउन करें और उन टॉपिक पे
रिसर्च करें, सर्च करें गूगल पे और उस पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख करके नोट्स बनाते जाएं। और ये जो आपके नोट्स बनेंगे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे बाकी और बच्चों से, और आप हमेशा उनसे एक स्टेप आगे रहेंगे। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रही है। मैंने जब सुपर टेट और वो सब क्वालिफाई किया, तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि मैं हमेशा वन लाइनर में से टॉपिक उठा करके उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती थी और फिर मैं इस तरह से नोट्स बनाती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल में आपने लेड पढ़ा था, तो हो सकता है बहुत से लोग लेड की तरफ जाएं, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो है कॉपर। शायद ये जल्दी किसी के दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि कॉपर कैसे ई कचरा हो सकता है, लेकिन हाँ, इसका आंसर कॉपर ही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा ग्रह या पिंड या उपग्रह, यहाँ पे उपग्रह भी कर लीजिएगा, उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है? मतलब वो जैसे हरित ग्रह जो भी इसका कंसेप्ट है उसका जस्ट अपोजिट करता है, ठीक है, वो और मतलब वो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता होगा, आप ये कह सकते हैं। तो वो यहाँ पे उसका ऑप्शन है 21 का डी, यानी टाइटन। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, वो यहाँ पे उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों में से कुछ के लिए बहुत नया होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि 3 तरह के पिरामिड होते हैं, एक तो जैव भार का, एक संख्या का और एक ऊर्जा का। तो हमेशा इनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि हर अलग अलग श्रृंखलाओं के पिरामिड अलग अलग उसके अलग अलग होते हैं, कोई सीधा होता है, कोई उल्टा होता है। तो यहाँ ये पूछा है कि जो संख्या का पिरामिड है वो किस श्रृंखला में उल्टा होता है? तो वो इसका आंसर होगा परजीवी खाद्य श्रृंखला। ये वो खाद्य श्रृंखला है जो पौधों से शुरू होती है और आपकी जाते जाते लास्ट में जो सबसे छोटे जीव होते हैं उन पे जाके ख़त्म होती है। मतलब वहाँ पे पौधे कम होंगे, उसको उसका उपभोग करने वाले जंतु ज़्यादा होंगे, उन जंतुओं का उपभोग करने वाले लोग और ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से जब यहाँ कम से शुरू होकर के ज़्यादा की तरफ जाएंगे तो वो उल्टा पिरामिड बनेगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए आप किसी अच्छी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट के लिए परीक्षावाड़ी, अगर आप वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो बहुत अच्छी है। परीक्षावाड़ी से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं इन्वायरमेंट की। तो उसके अलावा चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा बेस है, ये बदलता भी रहता होगा मुझे लगता है, तो इसमें हमेशा एक जैसा वो मत करिएगा। इसका आंसर है बी, 5% सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। तो अभी का ये डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिकी पिरामिड केंद्र में व्यापक है? क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। संख्याओं के पार मतलब इनका कहने का ये है कि पारिस्थितिकी पिरामिड के कौन से वाले तंत्र में जो बीच में सबसे ज़्यादा संख्याओं का वो घना जाल पाया जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ये देखिए, ये कभी भी आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और कितनी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है। तो इसके लिए इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बुक बताई दी है परीक्षावाड़ी की, उस पर जाके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज़ हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, तभी आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पहला पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो वेनिस में भी हुआ है, टोक्यो में भी हुआ है, तो लेकिन पहला पूछ रहे हैं, तो पहला जो है वो वियना में हुआ है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है वियना। यहाँ पे पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। उसके बाद फिर और उनको लगा कि नहीं, अभी और भी ट्रीटी करनी है, ऑर्गेनाइजेशंस को लगा, तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इसको लेके कन्वेंशन किए हैं। पराम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ये तो नाम से भी कुछ लोगों को इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि ये साउथ का ही है, लेकिन साउथ के देखिए ऑप्शंस भी इन्होंने सारे साउथ के दिए हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये आंसर ए होगा इसका, केरला। पराम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरला में है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर्स रिजर्व और नेशनल पार्क, ये आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत अलग अलग तरीके के मिलेंगे। मतलब आपको
ध्यान देना पड़ेगा इन पे। निम्न में से जैविक उर्वरक कौन सा है? देखिए यहाँ पे पहला है राइजोबियम एज़ोटोबैक्टर, ये भी है। सहजीवी संबंध, ये भी है। उपरोक्त सभी, तो उस हिसाब से हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। सी नंबर में कंफ्यूज मत होइएगा, सहजीवी संबंध से इनका मतलब है कि कुछ जो हमारा जो एजोला प्लस एनाबीना, ये सहजीवी संबंध इनका जो दर्शाते हैं, तो इनके इस संबंध की वजह से जो राइस फील्ड्स हैं, जो धान के खेत हैं, उनमें काफ़ी हेल्प होती है इस उर्वरक का उपयोग करने से। ठीक है, तो सहजीवी और अधिपादप और इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी अलग अलग एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछ लिए जाते हैं अक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको देखिएगा। 28 का इसमें होगा रशेल कार्सन, आंसर नंबर बी। ये थे जो इन्होंने इस आंदोलन को लेकर के एक पुस्तक लिखी थी, बहुत चर्चित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 29, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस, ये मुझे लगता है रिपीट हो गया है, तो इसका आपको पता ही है, अमृता देवी बिश्नोई, और इनकी मैंने पूरी स्टोरी आपको बताई है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, यहाँ बहुत से लोग गलती कर सकते हैं जो CO2 लगाएंगे, जबकि CO2 बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, जलवाष्प। जो वाटर वेपर है ना, वो जितना आपका लॉन्ग वेव के थ्रू जा रहा होता है रेडिएशन, वो उसको रोक सकती है, और जितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होगा, उतना ही ज़्यादा रेडिएशन को रोकेगा और आपके लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का काम करेगा। सब उसके बाद क्या होगा, रिज़ल्ट के तौर पे आपका जो तापमान है वो बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा और ये सब होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर वेपर पाई जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो आज का ये सेशन हो गया। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ भी और ऐड होना चाहिए था या कुछ चेंजेस होने चाहिए थे, जो भी आपको लगता है, आपके फीडबैक है, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके अलावा आप इसका ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।